चर्चा और खास चर्चा करने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश पर खास चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इन दिनों भारत की राजनीति में टूट का लगता है मौसम चल रहा है। क्यों? क्योंकि पहले टीएमसी टूटी, फिर अब उद्धव ठाकरे के गुट के टूटने की बात लगभग क्लियर है, वो स्थिति लगभग साफ है। बात तो यहां तक हो रही है कि उत्तर प्रदेश में भी सपा में टूट हो सकती है क्या, इसको लेकर जुबानी जंग भी चल रहा है। पहले आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में 7 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और सभी नेता अपने तरकश से राजनीतिक तीर छोड़ने में जुट गए हैं। कहीं एनडीए बनाम इंडी गठबंधन के बीच अब एक थर्ड फ्रंट की भी तैयारी चल रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे से यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर और सपा के प्रमुख अखिलेश यादव के बीच सोशल मीडिया पर वार पलटवार का जबरदस्त दौर चल रहा है। अखिलेश यादव राजभर को अफवाही मंत्री बता रहे हैं, लेकिन उनके बयान पर सपा के नेता प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने लिखा है, पंचायती समाचार, टिकटार्थियों के बाद अधिकारी और ठेकेदार मिलके कर रहे ढूंढाई पंचायत। कल तक तो अफवाही मंत्री जी को केवल वो भावी प्रत्याशी ही ढूंढ रहे थे जिनसे इन्होंने टिकट के नाम पर एडवांस वसूल लिया था, लेकिन अब जो जान गए हैं कि 30 सीट की बात अफवाह है। ना तो इन्हें एक भी सीट मिल रही है और ले देकर मिल भी गई तो भी ये जीतने वाले नहीं है। ये हुआ अखिलेश यादव का वार। तो राजभर ने एक बार फिर से दावा किया, पलटवार किया कि समाजवादी पार्टी में तो निश्चित रूप से टूट होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को अपने सांसदों को बचाओ अभियान शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि सपा के बागी सांसदों का गुट जल्द ही बलिया के एक नेता के नेतृत्व में सामने आ जाएगा। बुधवार को राजभर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया था कि समाजवादी पार्टी में जल्द ही बड़ी टूट होगी। अब आज सुबह सुबह उन्होंने एक और पोस्ट कर दिया और बताया कि बागी बलिया का लाल समाजवादी पार्टी के बागी सांसदों का नेता होगा। हालांकि सनातन पांडे ने दावा किया है कि उन्हें दुनिया की कोई ताकत समाजवादी पार्टी से अलग नहीं कर सकती है, क्योंकि उनके नाम की चर्चा थी। उन्होंने कहा कि मेरे पिता मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन पिता की मौत के बाद 1986 के बाद राजनीति में आया हूं। अगर ये बात सही है तो मैं राजनीति से ही संन्यास ले लूंगा, ये उनका खंडन है। लेकिन राजभर ने कहा, जिस तरह से पूरे सफाई परिवार ने मेरी एक प्रतिक्रिया पर मुझे बुरा भला कहने और सफाई देने में समय बर्बाद किया, उससे तो कहीं बेहतर है कि अखिलेश ट्विटर, ऐसी वैसी बातें और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली लीडरशिप छोड़कर अपने सांसदों को बचाओ, ये वाला अभियान शुरू कर लें। सपा नेता रोज रोज जवाब देने में व्यस्त हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीतिक ताना बाना बुना जाने लगा है। जुबानी जंग में अपने अपने एजेंडे पर कवायद भी तेज हो गई है। उधर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और अखिलेश यादव का इंडी गठबंधन के बीच तीसरे मोर्चे की दावेदारी भी बढ़ी है। मीडिया की खबरों को अगर मानिए तो इसकी अगुवाई स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष, चंद्रशेखर आजाद हो गए, उनकी बुधवार को लखनऊ में मुलाकात भी हो गई। और खबर तो यह भी है कि एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी इस मोर्चे में शामिल होकर अपना आधार मजबूत करने वाले हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि सोशल मीडिया की तुकबंदी या फिर जातीय गठजोड़ बनाने की कवायद पर अटके सियासी दल अगर उत्तर प्रदेश में 2014 के पहले की सियासत को आजमा रहे हैं तो शायद गलत कर रहे हैं, क्योंकि पानी अब काफी आगे निकल चुका है। 2027 का उत्तर प्रदेश एक नई पहचान के साथ विकास के नए पैमाने गढ़ रहा है। तो जाहिर है सियासत में पुराने नैरेटिव तो हमेशा असरदार होते नहीं और अक्सर पिट जाते हैं। इन सब के बीच जो पूरा विवाद है, इसमें ओम प्रकाश राजभर, जो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं और सुबह सपा के प्रमुख भी हैं, उनके बयान काफी महत्वपूर्ण हैं और उन्हीं पर विवाद भी हो रहा है। उनका कहना है कि सपा के पूर्वांचल के कई नेता सत्ता पक्ष यानी एनडीए की तरफ आने के लिए तैयार है। पूर्वांचल के बहुत से ऐसे सांसद हैं जो दिल्ली संपर्क बनाए हुए हैं और कि हम आपकी पार्टी में आ रहे हैं, हम सत्ता के साथ रहना चाहते हैं। ऐसे तमाम लोग घूम रहे हैं। ऐसे हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपने एमएलसी के चुनाव में देखा, जब राज्यसभा का चुनाव था तो सारे लोग तो इनका साथ छोड़ने को तैयार हैं, सब लोग दुखी हैं। जब बात सिर्फ ओपी राजभर की है, नहीं, ओपी राजभर तो कह ही रहे हैं, लेकिन इस चर्चा को और ज्यादा जोर तब मिला जब यूपी के डिप्टी सीएम
केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि सपा के 25-26 सांसद टूटने को तैयार हैं। इतनी ही संख्या 2/3 होती है। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव के गलियारे में नहीं चल। ये सारी चर्चा हो रही है तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव के लिए तो अगर ये चर्चा में थोड़ा सा भी दम है तो मुश्किल है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा सभी दलों की तोड़ने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती है और कई दलों को तोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे और लालच दे करके, डरा करके वो कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। तो ये बात अखिलेश यादव जो हैं उन्होंने पूरी तरह से तो नहीं नकारी। उन्होंने कहा कि भाजपा कोशिश कर रही है, जो डर जाएंगे वो शायद चले जाएंगे। लेकिन सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने इसको नकारा। उन्होंने कहा टूट की अटकलें झूठ है, भाजपा जीत के लिए समीकरण तैयार कर रही है। अपने जीतने के लिए समीकरण नहीं बना पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कई बार उनको हराया है, तो वो क्या सांसद तोड़ पाएंगे ना। समाजवादी पार्टी का कोई भी सांसद टूटेगा नहीं। और ये लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, इनकी टीआरपी बढ़े और अब चुनाव आने वाले हैं तो इनकी सीटों की बार्गेनिंग बढ़े और फिर बार्गेनिंग करके उनको जो भी सीटें मिले उनसे पैसे कमाएं। और ये जो पूरी चर्चा है इसमें एक नाम उभर करके आया कि वो नेतृत्व कर सकते हैं बागियों का, सपा के बागियों का। वो हैं बलिया से सपा के सांसद सनातन पांडे। लेकिन उन्होंने अपनी सफाई दी। उनका कहना है कि सपा से वे संतुष्ट हैं, पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। हमको बहुत हास्यास्पद ये सब टिप्पणियां लग रही हैं कि ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जीवन में मेरे ऊपर कोई इस प्रकार की टिप्पणी करेगा। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उनका जवाब मैं कैसे दूँ। उनको मैं जरूर इस बात के साथ बात देता हूँ, उन बेचारी ने जो बलिया का एक सांसद जो बलिया तक सीमित था उसको आपके पास तक पहुँचाने का काम कर दिया। और आप लोग अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार हैं, अब हम अंतर्राष्ट्रीय नेता हो गए। तो अभी तो मन में था कि एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, तो सारी पूरा हमारी समाजवादी पार्टी ने पूरा कर दिया। और वहाँ तो अंतर्राष्ट्रीय बनने का जो सवाल है वो प्रकाश राजभर ने पूरा कर दिया। नकार रहे हैं अपने नाम की चर्चा की। और जाहिर सी बात है कि अगर दम बात में होगी भी तो भी इस स्तर पर तो अभी तो फिलहाल नकारेंगे ही। विकास सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ रहे हैं, वो तस्वीर और ज़्यादा साफ करेंगे। विकास सिंह जुड़ गए हैं, साथ में हमारे साथ अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और रतन मणिलाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हैं। मैं सीधे पहले विकास के पास चलता हूं। विकास बताइए, जो चर्चा है, चर्चा में कितना दम है, या फिर ये चर्चा कहीं ना कहीं एक तरफ देखिए जैसे टीएमसी में हुआ, जैसे उद्धव ठाकरे उद्धव सेना में हुआ या होने वाला है, बस मुझे लगता है वो बस समय की बात है, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने एक घबराहट पैदा की है सारे विपक्षी दलों में, और उसमें सपा के अंदर ये घबराहट रही और इसी घबराहट को भांपते हुए ओपी राजभर या केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग बयान दे करके उनकी घबराहट को और बढ़ा रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है या उससे आगे की है विकास? देखिए लालचंद जी, राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और जब उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव सामने हैं और इससे पहले यहाँ पर राज्यसभा की भी कुछ सीटों पर चुनाव होगा, तो हम किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हमने देखा था जब पिछले वर्ष चुनाव हुए थे राज्यसभा के, जिसमें समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, तो किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अखिलेश यादव ने अपनी पीसी में इस बात को कहा कि जो डरेगा
छोड़ेगा नहीं, वो हमारे साथ रहेगा। लेकिन कारण क्या हो सकते हैं, साथ क्यों छोड़ेगा, ये तो वो लोग बता सकते हैं। जिन लोगों ने उस समय साथ छोड़ा था उन लोगों ने अपने आरोप लगाए थे, उन्होंने कहा था सनातन का विरोध करते हैं इसलिए हमको नहीं रह पाए इनके साथ। इससे पहले भी हमने देखा था कि ये जो कारण आए थे, तो आगे क्या कारण हो सकते हैं, किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। संभावनाएं तो राजनीति में बनी रहती हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ओपी राजभर ने जो बातें कही उनके कुछ अपने आधार होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति ऐसी है, यहाँ पर किसी भी प्रकार से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, कौन किसके साथ हो जाएगा। हालांकि अखिलेश यादव को परिस्थितियां ऐसी उनके सामने कैसे आएंगी, क्यों आएंगी या इससे पहले क्यों आई थी, वो क्या कारण थे, उन सब पे उनको तलाशने होंगे। क्योंकि अगर 2027 में मजबूती से आपको चुनाव लड़ना है तो आपको पूरी पार्टी के साथ और सभी नेताओं को भी संतुष्ट करना होगा। तो राजनीति में तमाम सारी संभावनाएं अभी भी बनी हुई हैं। बिल्कुल, आपने जो बातें रखी उसमें मुझे लगता है रतन मणिलाल जी भी थोड़ा सा ज़रूर ऐड करेंगे और स्थिति को साफ करने में मदद करें। सर, क्या मतलब ये ऐसे तो कहा जाता है कि देखिए धुआं अगर कहीं दिखाई पड़ रही है तो आग लगी होगी, लेकिन कई बार देखिए चर्चाओं में कई बार ऐसा होता है जिसमें ये कहावत फिट नहीं बैठती। कई बार चर्चा हो जाती है, बिना वजह भी चर्चा हो जाती है। लेकिन जिस तरह से कि अखिलेश यादव नकार नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि जो डरेंगे वो जाएंगे, यही बात तो उद्धव ठाकरे ने भी और बाकी लोगों ने भी कही थी। तो जब यही बात अखिलेश यादव सपा प्रमुख कहते हैं तो फिर तो ऐसी चर्चाओं को और ज्यादा बल मिलता है ना। उन्होंने शिवपाल सिंह यादव की तरह नकारा नहीं कि टूट की खबर झूठ है। मणिलाल जी। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सच तो ये है कि भले ही उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख विपक्षी दल के तौर पे समाजवादी पार्टी ही दिखाई देती है, लेकिन इसके बावजूद और अखिलेश यादव की तमाम सारी कोशिशों के बावजूद उन्हें उस तरह का ट्रैक्शन और उस तरह का एक प्रभाव पूरे प्रदेश के सभी क्षेत्रों में नहीं मिल पा रहा है जिसकी समाजवादी पार्टी को बड़े लंबे समय से उम्मीद थी। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अभी भी उनकी लोकप्रियता बनी हुई है और कोई विशेष असंतोष उनके प्रति अभी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इसकी इस चर्चा की जो टाइमिंग है मैं समझता हूँ उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन की चर्चा शुरू हुई है। और अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में बातचीत लगभग तय हो चुकी है और अब सीटों के बंटवारे को लेकर बात चल रही है कि कौन पार्टी कितनी सीटें लड़ेंगी। और कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक निश्चित संख्या में सीटों की मांग की है और समाजवादी कितनी पार्टी है वो संख्या रतन मणिलाल जी? 100 की संख्या है क्या जो मांग रही है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी ने 120 की संख्या 120 की मांग की है। और ऐसा सुनने में आया था कि समाजवादी पार्टी की ओर से 60 सीटों से ज्यादा, बहुत बड़ा गैप है अभी तो, उनका एग्रीमेंट ना हो। तो इससे जो इस तरह के किसी भी गठबंधन में जो बड़ा दल होता है यानी कि समाजवादी पार्टी के अंदर निश्चित तौर पर उन लोगों के अंदर थोड़ी असहजता आई होगी जिनको ये पूरी उम्मीद थी कि इस बार तो उनको टिकट मिलेगा ही। ठीक। लेकिन अगर गठबंधन होगा तो निश्चित तौर पे कुछ टिकट तो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो टिकट कुछ जिलों में कांग्रेस के पास जा सकते हैं। तो ये संभावना बनती है कि वो लोग जिन्हें लग रहा है कि गठबंधन के चलते शायद वो टिकट से वंचित रह जाएं, वो अपने लिए नया ठिकाना ढूंढ रहे होंगे। इसकी संभावना, इसकी एक संभावना है। ठीक है, ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। अच्छा, आज ना जी इस चर्चा के बीच अशोक यादव जी इतने कूल दिख रहे हैं। देखिए बिल्कुल एकदम बेफिक्र दिख रहे हैं अशोक जी। अशोक जी बहुत ही आप बेफिक्र दिख रहे हैं, इसीलिए मुझे भी लगता है कि शायद इस चर्चा में अभी इतना दम नहीं है। विनोद जी के पास बाद में जाऊंगा, पहले आप ही के पास में आ जा रहा हूं। बताइए, बड़े कूल दिख रहे हैं आप। क्या मतलब ऐसी कोई बात बिल्कुल नहीं है क्या? ये यूं ही चर्चा निकल आई क्योंकि टीएमसी में ऐसा हो गया, उद्धव सेना में हो गया, तब सपा की चर्चा हो गई? आपको ये लगता है? पहली बात लालचंद जी, जो टीएमसी में हुआ या उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ जो हो रहा है, कहीं कहीं इससे सबसे ज्यादा अगर शौक कोई है तो जनता है। क्योंकि जनता के ये मैसेज भाजपा ने दिया है कि जनता आप चाहे जिसको जितवा लो, लेकिन सांसद विधायक तो मैं ही खरीदूंगी। तो ये जनता के को मुंह चिढ़ाना है भाजपा का। भाजपा मुंह चिढ़ा रही जनता को, ये जनता के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। दूसरी बात, जो ओम प्रकाश राजभर जी की बात आपने किया, तो आपने सुना होगा एक मुहावरा, चोर चोर मौसेरे भाई।
लेकिन यहाँ पर डाकू मौसेरे भाई, एक डाकू जो भाजपा रूपी डाकू जो राम मंदिर में लूट मचा रही है, डकैती कर रही है, दूसरा डाकू। अच्छा, ये मत भूलिएगा अशोक जी, ये मत भूलिएगा कि आपके साथ रह चुके हैं, फिर जरूरत पड़ भी सकती है। डाकू वाकू कह रहे हैं, पता नहीं बाद में फिर दिक्कत हो। देखिए ऐसा है, अभी लालचंद जी एक बड़े अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया, पूरा देश ने देखा, और स्टिंग ऑपरेशन में इनके राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने बताया कि अरविंद राजभर से बात हुई है, वो माननीय नेताजी से बात कर लिए, एक टिकट का 5 से 7 करोड़ लगेगा। ये सारी चीजें तो पब्लिक डोमेन में है भाई। तो ये डकैती डाल रहे हैं राजभर समाज के वोटों को। अशोक जी, जो डकैती की बात आप कह रहे हैं कि भाई जनता के जनादेश को बीजेपी इस तरह से कर रही है, किसी को जिताओ हम उसको ले ही लेंगे। सवाल यह है कि 2/3 अगर जनप्रतिनिधि असंतुष्ट होते हैं तो उनको अपना रास्ता चुनने का अधिकार तो हमारा संविधान देता है, हमारा कानून देता है। तो उसमें फिर ये होता रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी कर रही है। हम कहते हैं कांग्रेस ने बीएसपी के विधायकों को तोड़ा था कि नहीं राजस्थान में? इंदिरा गांधी जी ने अलग निकल करके अपनी पूरी पार्टी बना ली थी कि नहीं, कांग्रेस से अलग निकल करके? ये सब चीज हुआ है ना अपने यहाँ। लालचंद जी देखिए, 4 मई के बाद जिस दिन पश्चिम बंगाल का रिजल्ट आता है, टीएमसी हारती है, उसी दिन 2/3 सांसदों के मन में अचानक से असंतोष उमड़ पड़ता है अपनी पार्टी के प्रति। ये चीज किसी से छुपी नहीं है कि अचानक से असंतोष कैसे उमड़ पड़ा। खैर वो बात अलग है। बात हो रही है ओम प्रकाश राजभर जी की, और ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर के मैं यही कहूंगा, पहले ट्रेनों में, अब तो चूंकि आधुनिक सुविधा हो गई, नहीं तो ट्रेनों में पटरियों को चेंज करने के लिए स्विचमैन रखे जाते थे। तो इतना बड़ा लीवर होता था, इसे ऐसे घुमा देते थे, ट्रेन जो दूसरे रास्ते चली जाती थी। तो यही काम आज भारतीय जनता पार्टी के स्विचमैन ओम प्रकाश राजभर जी बने हुए हैं। जब मुद्दा राम मंदिर में चोरी का चल रहा है, पेपर लीक का चल रहा है, आपको लगता है कि आज हैंडल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है ना, जो इसको आप करें स्विच कर देते हैं वो बिल्कुल। हाँ ठीक है, मैं लौटता हूं। ओम प्रकाश राजभर को स्विचमैन के तौर पे लगाया गया है। ठीक, अच्छा ओम प्रकाश राजभर को लगाया, ठीक है, ठीक। मैं लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं। आज बीजेपी के प्रवक्ता नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता सीधे जवाब देते हैं। लेकिन विनोद जी, ये जो चर्चा अभी देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने पहले ले ली, विकास से भी ले ली, रतन मणिलाल जी से भी ले ली, और अशोक जी से भी स्पष्टीकरण ले ली। लेकिन ये चर्चा में गंभीरता आपको कितनी दिखाई पड़ती है विनोद जी, अभी तक जितनी बातें आई हैं उसमें? देखिए अशोक जी, आज अगर इस बहस में ओपी राजभर के लिए जो शब्द यूज कर रहे हैं और जिस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मैंने कहा तो आपके साथ रहे, इससे लगता है कि ये बातें राजभर जी भले ही हल्के फुल्के अंदाज में कह रहे हों जी, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा है। वो असर ट्वीट के तौर पर भी दिखाई पड़ रहा है। और असर इसलिए ज्यादा है कि आप लालजी देखिए, बात है कि लोग राजनीति को ना एक अपने अपने स्ट्रैटेजी के चश्मे से देखते हैं जी। बंगाल का चुनाव, अशोक जी ने बिल्कुल सही कहा है कि बंगाल के चुनाव ने सारे सोशल इंजीनियरिंग और सारे रणनीति, सारे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। बिल्कुल। वो ध्वस्त तब करता है लोग, जनमत तब होता है जब आप एक मान लीजिए कि दिया में किसी ने तेल डाला और किसी की आपकी एक बत्ती है, तो जब तेल है उसमें तभी आपकी बत्ती जल रही है, और जैसे ही तेल उसमें खत्म हुआ तो फिर आपकी वो बत्ती से कुछ नहीं होने वाला। अखिलेश जी को ये पता है कि पश्चिम बंगाल का इलेक्शन ने पूरे सारे समीकरण जो ममता बनर्जी का एक टॉल लीडर का बनाया था, एक सामाजिक बेस को लेके, खास करके माइनॉरिटी से लेके, और उनका बस वही आधार था, और इसी पॉलिटिक्स को उन्होंने पूरी तरह से बंगाल में 15 साल आजमाया अपने लिए। लेकिन वो पॉलिटिक्स को उन्होंने देखा कि किस तरह से सारे पॉलिटिक्स ध्वस्त हो जाते हैं। जब एक आकांक्षी भारत की बात जब आप करते हैं तो उसमें सीधे सीधे जाति का फार्मूला और ये फार्मूला नहीं होता है। ब्राह्मण के बीच में जाएंगे तो परशुराम की जय बोल देंगे, उस समाज के बीच में जाएंगे तो कुछ और बोल देंगे। उस समाज के आज का 2014 के उत्तर प्रदेश और 2027 के उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ अंतर है, ये आप अशोक जी भी जानते हो। 2027 का जो उत्तर प्रदेश है वो आकांक्षी उत्तर प्रदेश है जी। वो एक बीमार स्टेट से निकल के वो डिफेंस कॉरिडोर वाला स्टेट है, वो AI वाला स्टेट है, वो मोबाइल फोन वाला स्टेट है। तो वो स्टेट क्या वहां के लोगों को आप कब तक इस कॉम्बिनेशन में उलझाएंगे, MY में, PDA में? सवाल आपके नेतृत्व का जब चैलेंज हुआ है, जिन लोगों का, जिन पार्टियों का, वो पार्टी देखिए उसका हाल क्या है। TMC हो या शिवसेना उद्धव जी का हो, इसको बीजेपी को कुछ नहीं करना पड़ा है। बिल्कुल कुछ नहीं करना पड़ रहा है बीजेपी को, बल्कि उल्टे दरवाजा बंद करके रखा है। बीजेपी को कम से कम ये चीजें एहसास दिलाया है इन लोगों को कि ये लोग कुछ नहीं है।
और जब नेतृत्व को लोगों ने देखा है कि ये कुछ नहीं है, तो वो अपना करियर देखते हैं। कोई राजनीति में ऐसा कोई जन्म जन्म का रिश्ता नहीं होता। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी बहुत जुझारू हैं जी, बहुत संघर्षशील हैं, हम लोग जानते हैं, लेकिन बुनियादी बात नहीं करते हैं। बुनियादी बात सिर्फ आदर्शों की बात करते हैं कि बात करने से पहले उनको जानना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि भाई जमीन पे उतरा हुआ नेता, संघर्ष करता हुआ नेता, अगर वहां पश्चिम बंगाल में इतने मुश्किल हालात में शुभेंदु अधिकारी सीएम हो सकता है, तो वो उसके संघर्ष का नतीजा है जी। ये संघर्ष आज योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश का कोई जिला नहीं होगा जिसके कम से कम वो हफ्ते में एक बार दौरा नहीं करते हैं। क्या अखिलेश यादव को कभी लगा कि वो अपने इटावा और अपना जो गांव है, गृह प्रदेश है उनका, राज्य सफाई तो सफाई के अलावा उन्होंने कभी ऐसा लगा कि कभी और इलाके में जाएंगे और चीजों को देखेंगे कि लोगों के बीच में क्या है। ठीक अशोक जी, जिस तरह से ओपी राजभर कह रहे हैं कि मैं तो नाम भी गिना सकता हूं सपा सांसदों के जो टूटने वाले हैं, तो वो आपको क्या लगता है, वो सिर्फ ऐसे ही बस बोल रहे हैं या सच में ऐसी कोई चर्चा है और आप लोगों को कुछ इशारा मिला है? क्योंकि उद्धव ठाकरे जी को इशारा मिल गया था, उन्होंने मातोश्री में बैठक बुलाई भी थी, अब देखिए वो बात सच निकल रही है। आप लोगों को कोई संकेत मिले हैं क्या? देखिए, जिस नाम पर उन्होंने पूरा सेंटर, मतलब जिस नाम को उन्होंने सेंटर बनाया, उस नाम ने तो पीसी करके उनको जवाब दे दिया। सनातन पांडे जी की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, जो मुखिया ने जब उसे पीसी करके जवाब दे दिया, तो बाकी लोगों की क्या बात किया जाए? विनोद जी की बात से मैं सहमत हूँ, ये हल्की फुल्की बातें हैं, जैसे कपिल शर्मा का शो टाइप का हमारे यहाँ इसमें आजमगढ़ में आके डाक बंगला में रुके हुए हैं, वो इसमें यहाँ अतरौलिया से टिकट मांग रहे हैं अपने लड़के के लिए, वहीं से संजय निषाद भी दो हाथ कर रहे हैं उनसे कि यहाँ निषाद ज्यादा है तो हम लड़ेंगे, तो आपस में ही जो है चल रहा ठूसम ठूसी। तो बात तो नहीं है, बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉमेडी का शो कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी, कपिल शर्मा का शो कर रहे हैं वो, और एक कपिल शर्मा के शो के पीछे उनको एक है कि उनको टीआरपी चाहिए, मीडिया में रहने के लिए टीआरपी चाहिए, भाजपा से बार्गेनिंग करने की स्थिति में वो हो जाए, और जिस तरह से ये बार्गेनिंग करने के लिए ये सारी चीजें जो भाजपा कर रही है वो कर रहे हैं, और बार्गेनिंग के चक्कर में वो इस तरह का उनके लोग काम भी कर, वसूली भी शुरू हो गई। ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाजपा के इशारे पर ओपी राजभर इस तरह का बयान दे रहे हैं, ये आपका कहना है, ठीक है ना? लेकिन भाजपा का स्क्रिप्ट वहीं से लिख के आ रही है। ठीक, भाजपा का ऑफिशियल पोजीशन क्या है विकास? क्या पोजीशन है भाई? वहां भाजपा की तरफ से किसी ने इस मुद्दे पर, इस चर्चा पर कोई बात की है विकास? और जिन्होंने कुछ कहा हो कि भाई इस पूरे मुद्दे पर वो कहां हैं, क्या वो कहीं इसके पीछे आगे कहीं पर हैं, अगल बगल में क्या? देखिए, यहाँ के उप मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था, ये बड़ी बात थी कि वो कह रहे थे कि हम तोड़ना नहीं चाहते हैं, उनके संपर्क में है, तो आगे थोड़ा सा रुकिएगा, मैं वापस लौटूंगा, थोड़ा सा रुकिएगा, वापस लौटूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि इन दिनों फ्रांस में हैं और वहां पर लगातार वो सीईओ से मुलाकात इस समय कर रहे हैं। रोडोल्फे सादे चेयरमैन हैं, सीईओ हैं सीएमए सीजीएम ग्रुप, और वाइस प्रेसिडेंट पैट्रिस बर्गमिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पेरिस में मुलाकात की है। ये तस्वीरें आप उसी की देख रहे हैं। सीएमए सीजीएम ग्रुप जो है, ये एक शिपिंग कंपनी है, वैश्विक सप्लाई चेन में ये कंपनी अहम भूमिका निभाती है, इस लिहाज से ये मुलाकात बहुत ही महत्वपूर्ण। ये सीएमए सीजीएम ग्रुप एक शिपिंग कंपनी है, इसके सीईओ ने, इस कंपनी के सीईओ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश दौरे पर हैं तो पूरा इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले एआई की जो एक स्टार्टअप कंपनी थी, उसके सीईओ से भी मुलाकात किए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रोडोल्फ सादे, ये चेयरमैन सीईओ हैं सीएमए सीजीएम ग्रुप के, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की एक तस्वीर है। ये एक शिपिंग कंपनी है। आप जानते हैं कि जो वैश्विक सप्लाई चेन है उसमें शिपिंग कंपनी की कितनी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि हम आप जो कुछ भी आयातित चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल से लेकर गैस से लेकर कोई भी चीज़ हो, उसमें शिपिंग कंपनी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वैश्विक सप्लाई चेन को और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत बड़ी भूमिका होती है ऐसी कंपनियों की।
तो जब जो चेयरमैन सीईओ हैं रोडोल्फ सादे, उन्होंने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, तो ये ऐसा समझा जाता है कि भारत में निवेश को लेकर चर्चा हो सकती है, भारत में किसी तरह की पार्टनरशिप को लेकर चर्चा हो सकती है, किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप को लेकर के, और ऐसे में इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। और जैसा कि मैंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश दौरे पर होते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करके प्रधानमंत्री का उद्देश्य रहता है कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश लाया जाए, भारत में अच्छी से अच्छी तकनीक लाई जाए, और भारत में एफडीआई हो या फिर जो विनिर्माण कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग हैं, उसमें अधिक से अधिक निवेश आए, मेक इन इंडिया के लिए भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार ये कोशिश रहती है। उसी कोशिश के तहत वो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करते हैं, और इसी सिलसिले में ये मुलाकात फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं और राजधानी पेरिस में उन्होंने ये मुलाकात की है सीएमए सीजीएम ग्रुप के शिपिंग कंपनी के चेयरमैन सीईओ रोडोल्फ सादे से। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मुलाकातों में निश्चित रूप से ये समझा जाता है कि ये चर्चा कर रहे होंगे कि भारत में किस तरह के अवसर हैं, जो भारत आज का भारत है वो किस तरह का अवसर देता है बड़ी बड़ी कंपनियों को निवेश के लिए, भारत में किस तरह से निवेश को आसान बनाया गया है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत वो ज़रूर ऐसी कंपनियों, ऐसे सीईओ को आमंत्रण देंगे भारत में निवेश के लिए। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहे हैं, आगे भी जो तस्वीरें आएंगी वो दिखाएंगे। लेकिन विकास सिंह से बात हो रही थी। विकास, बताइए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस चर्चा से क्या अपने आप को पूरी तरह अलग कर रही है? अगर उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी के बयान को अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, बल्कि उन्होंने तो कहा आने को तैयार हैं, लेकिन हमने अपना दरवाज़ा बंद रखा है, पश्चिम बंगाल की तरह। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि दरवाज़ा बंद रखा है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में सियासी मायनों की हम बात करते हैं तो जो उत्तर प्रदेश में आने वाला विधानसभा चुनाव है, ये दो दलों का नहीं, दो राजनीतिक मॉडलों का चुनाव होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, उसके 10 वर्षों के कार्य हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इस देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, महिला, युवा और किसान, साथ साथ एक लाभार्थी वर्ग कहती है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का पीडीए मॉडल है। अब वो पीडीए मॉडल कितना जमीन पे उतरता है, किस तरीके से जोड़ पाते हैं, कहीं ना कहीं एक और चीज निकलकर सामने आ रही है कि छोटे दल मिलकर कहीं एक तीसरा मोर्चा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो अभी आपने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच जो मुलाकात हुई है, और इसका इशारा ओवैसी जी ने 2 दिन पूर्व ही दिया था। तो क्या ये अगर समीकरण बनता है तो उससे पीडीए के में पर कितना नुकसान होगा, ये बड़ी बात है। तो उत्तर प्रदेश में नए नए समीकरण नजर आ रहे हैं, और ऐसे में क्या कुछ घटनाएं कैसे हो जाए ये अनिश्चित है, लेकिन हो कुछ भी सकता है, संभव कुछ भी हो सकता है। ठीक, रतन मणिलाल जी, जो बात अभी विकास उठा रहे हैं कि फॉर्मूला तो पीडीए का था, सम्मेलन ब्राह्मणों का भी हो रहा है, कह रहे हैं हम आपके भी हैं। ऐसे में पीडीए एक तरफ, दूसरी तरफ ऐसे ब्राह्मण जातियों या कल को हो सकता है सवर्ण जातियों में से कुछ और जातियों का सम्मेलन हो जाए। ऐसे में आपको लगता नहीं कि ये थोड़ा मुश्किल होगा, और तब और मुश्किल हो जाएगा जब विकास एक बात कह रहे थे, तीसरे मोर्चे की भी कोशिश हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, चंद्रशेखर रावण आजाद समाज पार्टी वाले, और असदुद्दीन ओवैसी पिछली बार विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में बल्कि असदुद्दीन ओवैसी भी कई सीटों पर चुनाव लड़े थे, और उन्होंने कई राज्यों में चुनाव नतीजों पर असर भी डाला है। रतन मणिलाल जी। जी बिल्कुल, और इस बैकग्राउंड में मैं कुछ महीनों पहले के घटनाक्रम की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूँगा, जब एक ब्राह्मण जाति के तमाम सारे पॉलिटिशियंस ने, उसमें एमपीज थे, एमएलएस थे, पूर्ववर्ती एमएलएस वगैरह थे, उन्होंने एक सभा की, उसमें सभी दलों के लोग थे। उसके बाद समाजवादी पार्टी की ओर से एक इस तरह की सभा की गई जी। और समाजवादी पार्टी की ओर से ये ऐलान किया गया कि जैसा आपने भी इशारा किया कि और कोई हो ना हो, हम हमेशा ब्राह्मणों के साथ खड़े हैं। और उसके बाद कुछ ऐसी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स भी आई थी कि समाजवादी पार्टी के अंदर
जो अन्य वर्गों के लोग थे उनमें थोड़ी असहजता हो गई थी कि अगर इस तरह से समाजवादी पार्टी ने भी अगर ब्राह्मण वर्ग को एक प्रतिनिधित्व करने के बारे में सोचा तो समाजवादी पार्टी का जो एक पीडीए का फॉर्मूला है उसका क्या होगा। और उसके बाद कई समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से ये बयान है कि नहीं, पार्टी पीडीए से पीछे नहीं हट रही है और सबको साथ लेके चलेगी। हालांकि पीडीए में कहीं किसी चौथे वर्ग का कोई जगह है नहीं। बिल्कुल वो जगह नहीं। जी बिल्कुल। और एक जो अभी ये 3 दलों के नेताओं के मिल के एक तीसरा मोर्चा बनाने के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ ये भी देखना जरूरी है कि अंततः ये मोर्चा अगर बनता है तो ये भी जो वर्तमान सरकार है यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही बनेगा। और मुझे नहीं लगता कि ये इतना मजबूत और इतना बड़ा हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी के लोग भी इस नए मोर्चे को समर्थन देने लगेंगे। तो अंततः अगर उनको कुछ भी मिलता है तो वो समाजवादी पार्टी के कॉस्ट पे होगा। यानी कि जो भी हिस्सेदारी होगी वो उधर से लेंगे, है ना। जितना भी वोट वगैरह। सिर्फ एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि इधर कुछ समय पहले ही जब तमाम सारे सवालों के जवाब में अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा होगा वही जो प्रभु श्री राम चाहेंगे, साधु संतों की कृपा मेरे ऊपर हमेशा बनी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके लिए अलग मायने उसके लिए ये भी तो जरूरी है रतनमणि लाल जी, उसके लिए ये भी तो जरूरी है कि जाके रामलला का एक बार दर्शन करके आशीर्वाद भी लेना चाहिए अखिलेश जी को। विनोद जी, जो बात अभी चर्चा हो रही है, जिस तरह से पीडीए एक तरफ ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ ये कि नहीं ब्राह्मण भी हमारे, हाँ पीडीए भी हमारा, ये दोनों चीज़ें कैसे चल सकती हैं। और विकास ने सही बात कही कि ये 2 मॉडल के बीच चुनाव होने वाला है। हमने अपनी रिपोर्ट में भी जिक्र किया कि 2014 के पहले जो मॉडल चलता था वो अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलता है वो। देखिए पश्चिम बंगाल में किस तरह से वो मॉडल पूरी तरह से पराजित हुआ। तो ऐसे में ये कभी पीडीए कभी ब्राह्मण सम्मेलन, ये कैसे चलेगा, कैसे हो पाएगा विनोद जी? देखिए एक बात तो अशोक जी की बात जब आप सुन रहे थे, एक बात तो तय है कि ये बात अखिलेश जी को पता है कि वो दिल्ली की राजनीति करने यहाँ नहीं बैठे, उन्हें लखनऊ की राजनीति करनी है, उन्हें सीएम बनना है, उन्हें कोई ऐसा दिल्ली में और केंद्र में कोई बड़ी सत्ता की ऐसी कोई संघर्ष है भी नहीं। तो अब सवाल है कि हम इस राजनीति के बदलते हुए कितनी तरीके से देख पा रहे हैं। अब अशोक जी शायद इसको शायद कंफर्म करेंगे कल या परसों, जो एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है इन्होंने पीडीए का ही, उस पीडीए में कोई अगड़ा पिछड़ा और मुसलमान नहीं है। अच्छा, वो क्या नया फॉर्मूला है? एक डेवलपमेंट मॉडल है। अच्छा, वो डेवलपमेंट मॉडल है कि सपा का ये डेवलपमेंट मॉडल है कि वो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं गिनाती है, उसमें वो सॉल्यूशन बताती है। अब उसमें उस इलाके के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उसमें वहाँ जेएनजी के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको लेके वो कैंपेनिंग है जो राहुल गांधी बहुत लेट से शुरू कर रहे हैं। सपा ने इसको 1 साल पहले से बेंगलोर से इसको एक लॉन्च किया था। अशोक जी आपको बेहतर बताएंगे उस पीडीए के बारे में। तो ये पीडीए का होना, तो ये बात हम लोग समझ सकते हैं कि वो आज के यूपी का जो बदला हुआ स्वरूप है उसको अखिलेश यादव हम आपसे बेहतर जानते हैं। राजभर क्या कह रहे हैं वो और उसका जवाब अखिलेश जी का क्या दे रहे हैं वो एक सोशल मीडिया की जंग। बिल्कुल बिल्कुल। राजनीति में अगर सीरियसनेस देखें तो ये सीरियसनेस आपको इससे पता लगता है कि अब सपा की राजनीति अगर डेवलपमेंट की राजनीति के बाद के कैंपेनिंग से शुरू होती है, सपा की राजनीति अगर इस बात को लेके होती है प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन हम बताएंगे, तो ये बात आपको मानना पड़ेगा कि सपा अपना जो उसका पुराना सपा था उससे एक ट्रांसफॉर्म करते हुए दिखी है। बिल्कुल, ये कंपल्सन है। तो सपा की राजनीति अगर हम सब इतना ही समझते हैं कि वो शिवपाल यादव के हाथ से निकल के अब अखिलेश यादव है, तो वो नहीं समझना चाहिए। उसमें गंभीरता से अगर ये देखें कि अगर वो डेवलपमेंट और प्रॉब्लम के बदले में सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ये सपा का कंपल्सन है जो अपना वो मूल रूप से राजनीतिक चरित्र से आगे निकलते हुए दिख रही है। ठीक है, ठीक है। अशोक यादव जी, पीडीए का हमने कई बार डेफिनेशन बदलते हुए भी देखा। कभी ए को अल्पसंख्यक देखा, कभी ए को अगड़ा देखा, कभी कुछ और देखा। कहने वालों ने बहुत कुछ कहा, वो मैं नहीं कहूँगा। पीडीए को लेकर के क्या कहा, पार्टी ऑफ डिम्पल एंड अखिलेश टाइप का भी इसकी व्याख्या आई। चलिए उसको छोड़ देते हैं, वो गंभीर चर्चा नहीं। लेकिन ज़रा ये बताइए कि जो बात अभी विनोद जी कह रहे हैं कि पीडीए को भी मॉडिफाई करने का काम
हो रहा है और इस पर सपा काम कर रही है, क्योंकि सपा अखिलेश यादव जी उस नब्ज को पकड़ रहे हैं कि राजनीति किस तरह से बदल चुकी है, नैरेटिव कैसे बदल चुके हैं। विकास के लाइन पर आना ही होगा, डेवलपमेंट के लाइन पर काम करना ही होगा, इस बात को सपा समझ रही है। और अभी चुनाव में जितने भी दिन हैं, पीडीए और मॉडिफाई होगा क्या, कुछ और परिभाषा सामने आ सकते हैं क्या, बताइए अशोक जी। देखिए लालचंद जी, विनोद जी ने बिल्कुल सही कहा। पीडीए तो एक सामाजिक जो हमारा जो सोशल इंजीनियरिंग है, एक तो वो फार्मूला है सोशल इंजीनियरिंग में, जो भी पीड़ित, दुखित और अपमानित वर्ग है, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे ये देखिए, ये एक और फॉर्मूला बन गया पीडीए का, एक और फॉर्मूला आपने बोल दिया, पीड़ित, दुखित और अपमानित। पी से पीड़ित, डी से दुखित और ए से अपमानित, ये भी नया फॉर्मूला है क्या? लालचंद जी, हाँ, जो हमारे जो सोशल इंजीनियरिंग के तहत जो हमारा पीडीए है, ये पीडीए तो है, लेकिन ये जो प्लान, डेवलपमेंट और असेंट, एक जो पीडीए जिसकी बात विनोद जी कर रहे थे, वो प्लान तरीके से, हमें ऐसे नहीं, प्लान तरीके से डेवलपमेंट करना है। असेंडिंग ऑर्डर आपने सुना होगा, मतलब चढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, ऊपर उठते हुए क्रम में। तो हमको प्लानिंग करके डेवलपमेंट करना है और आगे बढ़ना है, आगे बढ़ाना उत्तर प्रदेश। इस दिशा में किस तरह से विजन इंडिया, एक हमारा कार्यक्रम राष्ट्रीय जी शुरू किए हैं, उस विजन इंडिया में उस क्षेत्र के इंटेलेक्चुअल्स को साथ मीटिंग कराई जाती है और वहां पर लोगों से समस्याओं से निपटने के लिए क्या सिस्टम डेवलप किया जाए, क्या तरीका डेवलप किया जाए, ठीक है अशोक जी, चर्चा होती है। अशोक जी, लेकिन पहले ना मुझे लगता है कि अगर चर्चा में थोड़ी सी भी गंभीरता है ना, तो आपके पास वो चुनौती है जो टीएमसी और उद्धव सेना के पास वो चीजें निकल के आ गई। और दूसरी चुनौती जो विकास कह रहे थे कि तीसरा मोर्चा, असदुद्दीन ओवैसी आपके पार्टी में रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य, आजाद समाज पार्टी वाले, वो कर रहे हैं। और रतन मणिलाल जी कह रहे थे कि वो जो अपना स्लाइस काटेंगे ना वोट बैंक का, वो हो सकता है ज्यादातर आपकी तरफ काटें, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें साफ होनी है, चुनाव में अभी समय भी है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी जुड़ने के लिए, रतन मणिलाल।